जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। दैट इज द हिस्ट्री ऑफ यूरोपीय यूनियन। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये बेसिकली करंट जो एक्सपेंशन हमें नजर आती है यूरोपीय यूनियन की, उसका ये मैप है। और ये ब्रेग्जिट के बाद का, और रिसेंटली इसमें क्रोएशिया भी ऐड हो गया है। एमसीक्यूज भी आया हुआ था वैसे पीएमएस में। तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं हिस्ट्री की, तो हम देखते हैं कि कौन से एग्रीमेंट्स, कौन से इवेंट्स, कौन सी डेवलपमेंट्स हुई जो आज हमें यूरोपीय यूनियन की फॉर्म में नजर आती हैं। राइट आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर हमें यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन नजर आती है, जिसने एक पीस का एनवायरनमेंट क्रिएट किया। और दूसरी तरफ हमें कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड भी नजर आता है। ये भी चल रहा था। वर्ल्ड बाइपोलर ग्लोबल पॉलिटिक्स में कन्वर्टेड थी, जिसमें सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी अमेरिका लीड कर रहा था। इसके बियॉन्ड यूरोपियन पॉलिटिक्स, क्योंकि जाहिर है हमने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यूरोपियन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था उस दौरान अदर देन कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, तो वो थी डिफरेंट इंटीग्रेटिंग, खास तौर पर पर्टिकुलरली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के प्लान्स हमें देखने को मिले। और उसकी रीजन ये थी कि टू ब्लडी वॉर्स, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, ने यूरोपीय यूनियन को टोटली वहां पर को ब्रेक कर दिया। डिवास्टेशन वहां पर हमें नजर आती है। तो फाइनली जो बिजनेस कम्युनिटी थी वहां पर, खास तौर पर जर्मनी और फ्रांस के अंदर, उन्होंने सोचा कि हम मजीद अब अपनी कंट्रीज को ये पॉलिटिक्स की नजर नहीं होने दे सकते। लेट्स स्टार्ट ट्रेड एंड क्रिएट द इंटरडिपेंडेंसी। सो whenever a country think of a war, it should think twice. So इस बेसिक मकसद के तहत उन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ कदम उठाना स्टार्ट कर दिया। इसमें पहले तो 1949 के अंदर हमें नेटो नजर आती है, लेकिन ये तो एक मिलिट्री डिफेंस के फॉर्म में नजर आती है। इसके अलावा जो हमें एक और काउंसिल ऑफ यूरोप के फॉर्म में एक इंस्टीट्यूशन नजर आता है 1949 के अंदर, जिसका काम था ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन और डेमोक्रेटिक आइडियल्स को प्रमोट करना यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। लेकिन इसने अभी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात नहीं की। इसके बाद जब 1950 के अंदर सिचुएमन प्लान आता है, जिसके अकॉर्डिंग जर्मनी और फ्रांस की कोल एंड स्टील की इंटीग्रेशन की बात की गई, कोल एंड स्टील की इंडस्ट्रीज की इंटीग्रेशन की बात की गई। दैट वाज, जिसको हम वो कहते हैं कि लॉन्चिंग पैड फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, जो आज हम देखते हैं। उसके बाद अंडर द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951,
यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई गई, ECSC। ये बेसिकली सिचुएशन प्लान के अकॉर्डिंग ही थी। इसमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी आ गई। इसके अलावा यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी भी ऐड कर दी गई। अब ये इंटीग्रेशन की तरफ हम देख रहे हैं, कैसे ये इंडिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हमें यूरोपीय यूनियन के अंदर पार्लियामेंट नजर आती है, अदर देन ऑल कंट्रीज के अंदर, अलावा बेल्जियम के अंदर एक यूरोपियन कंट्रीज की पार्लियामेंट, जैसे जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, वैसे एक पार्लियामेंट नजर आती है, यूरोपियन पार्लियामेंट 1958 में। यानी आप शुरू के पीरियड में देखें, राइट आफ्टर द 1945 और 60s तक, तो पार्लियामेंट इंटीग्रेशन ऑफ स्टील एंड कोल इंडस्ट्रीज जर्मनी और फ्रांस की, ये हमें नजर आती है। ट्रीटी ऑफ पेरिस। और 60s के अंदर अगर हम देखें, 1960s से लेकर 1970 तक, तो यहां पर हमें मजीद इंटीग्रेशन नजर आती है, लेकिन एक एक्सेप्शन के साथ। इंटीग्रेशन किस तरह? इसी दौरान यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन होती है 1960 में। इसी दौरान ट्रीटीज विद कॉलोनीज होती है, टू मेक श्योर के कॉलोनीज को खत्म, इंपीरियलिज्म को खत्म कर दिया जाए और सोलली फोकस किया जाए अपने अपने कंट्रीज पर। इसी दौरान एग्रीकल्चर पॉलिसी आती है यूरोपीय यूनियन की। इसी दौरान कस्टम यूनियन बनती है 1968 के अंदर। एक फिर मर्जर ट्रीटी भी साइन होती है 65 के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग ये तमाम स्टील कम्युनिटी वाली भी, एटॉमिक एनर्जी वाली भी, यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी, ये तमाम, और पार्लियामेंट ये भी, और काउंसिल ऑफ यूरोप, ये सारी कम्युनिटीज और इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठा कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1965 की ट्रीटी, मर्जर ट्रीटी इसको कहते हैं। इसमें सारे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एटॉमिक एनर्जी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक कमीशन और काउंसिल्स में, और कस्टम यूनियन। ये 60s के पीरियड में हमें नजर आती है। 70s का पीरियड देखें हमें, तो उसमें मजीद हमें ग्रोइंग नजर आती है। इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसी ट्रीटीज हो रही हैं 1970 के अंदर। न्यू मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर यानी कि यूके ऐड हुआ। यूके की पहले उसने 2-3 दफा कोशिश की, लेकिन फ्रांस ने उसको रिजेक्ट कर दिया फॉर द पॉलिटिकल रीजंस एंड द इकोनॉमिक रीजंस एज वेल। आयरलैंड ऐड होता है, ये आयरलैंड आप देख सकते हैं, मैप में सारे कंट्रीज हैं। इसी तरह डेनमार्क ऐड होता है। इसी दौरान 70s के दौरान हमें स्पेन, पोर्चुगल के अंदर, प्रॉपर ग्रीक के अंदर, इनके अंदर हमें डेमोक्रेसीज फुल फॉर्म के अंदर नजर आती हैं। और फर्स्ट टाइम यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन भी इसी टाइम पर होते हैं 70s के दौरान, 1978 1979 के दौरान। एटीज के अंदर अगर हम जाएं, तो हमें स्पेन, पोर्चुगल और ग्रीक ने फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है इस कम्युनिटी को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिंगल मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये जो यूरो करेंसी है और इकोनॉमिक सिंगल मार्केट जो है, ट्रेड बैरियर्स खत्म कर दिए गए हैं, इस तरफ मूवमेंट हमें 80s में नजर आती है। एरास्मस प्रोग्राम वगैरह, और फिर जब बर्लिन वॉर जो है वो टूट जाती है फाइनली, तो फिर ये मजीद इंटीग्रेट हो जाते हैं ये सारे कंट्रीज। और 1990s के अंदर तो फिर जब यूगोस्लाविया की ब्रेकअप होता है, जो अभी मैंने बाल्कन क्राइसिस पढ़ाया,
इस पीरियड के अलावा हमें बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन नजर आती है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे कंट्रीज जो अंडर द सोवियत थे वो आजाद हो जाते हैं। ये सारे ईस्टर्न, एस्टोनिया, लिटाविया, लुथानिया, पोलैंड, चेको, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सारे कंट्रीज, यूगोस्लाविया, हाफ ऑफ द जर्मनी, ये सारे कंट्रीज जो है हमें ज्वाइनिंग एकदम से मास लेवल पर ज्वाइनिंग होती है। maastricht ट्रीटी 1992 के अकॉर्डिंग यूरोपीय यूनियन बनती है। 1993 के अंदर सिंगल मार्केट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फ्री ट्रेवल्स 1995 के अंदर, इसी तरह 1994 के अंदर यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। सारे कंट्रीज के नो बैरियर्स, फाइनली अंडर द ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम ये हम सिंगल इकोनॉमिक एरिया, और फिर 1990 के अंदर और 2000 के अंदर हमें यूरो की फॉर्म के अंदर फाइनली 2002 के अंदर यूरो लॉन्च हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये तो एक हिस्ट्री है ना, इसमें नोबेल प्राइज भी इसने विन किया है यूरोपीय यूनियन ने। क्लाइमेट चेंज के अंदर इसका काफी बड़ा रोल है। और सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ अपना देख रहे हैं और अपनी इकोनॉमिक, बल्कि आप जानते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए भी इन्होंने काफी जो है ना पैकेजेस दिए हैं। लाइक जैसे कि पाकिस्तान एक बेनिफिशियरी है बहुत बड़े पैकेज का, जीएसपी प्लस स्टेटस। उस स्टेटस के मुताबिक, ये जीएसपी प्लस स्टेटस के मुताबिक हमें फ्री एक्सेस है इन द यूरोपियन मार्केट, यानी यूरोपियन जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के अंदर, विद जीरो टू विद मिनिमम टू जीरो टैक्सेस ऑन आवर एक्सपोर्ट। हमने खैर बहुत ज्यादा गेन नहीं किया, लेकिन काफी हमने उससे अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज की है। सो दिस इज हाउ द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके पार्लियामेंट को, उसके अंदर किस तरह ये सिस्टम चलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।